Hello students, I welcome you all to this YouTube channel. In this video, we will start discussing the part 1 of history questions of CDS2 2021. Before we start, this is a brief introduction about me. I am Bhavani Singh, graduated from Delhi University and I have worked for Balno Academy for 4 years. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ पेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इन केस आप में से किसी को भी सितंबर वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को एनरोल करवाना हो तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके और इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स was praised in glowing terms in the प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में फॉलोइंग रूलर्स में से किसके बारे में ग्लोइंग टर्म्स में तारीफ की गई है, किसको प्रेज किया गया है ग्लोइंग टर्म्स में। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति है क्या। देखिए इलाहाबाद में एक पिलर है जिसे इलाहाबाद पिलर कहा जाता है और ये एक एंशिएंट पिलर है जिसको पॉसिबली अशोका द ग्रेट ने 3rd सेंचुरी बीसीई में लगवाया था। इस पिलर पर कुछ 3 इंडियंस के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन्ड है। अब उन 3 इंडियन किंग्स में से वो कौन सा इंडियन किंग है जिसके बारे में ग्लोइंग टर्म्स में प्रेज करते हुए लिखा गया है। तो देखिए पहले तो वो 3 इंडियन किंग्स कौन कौन है। वो 3 इंडियन किंग्स हैं। सबसे पहले तो खुद अशोका द ग्रेट, ये 3rd सेंचुरी बीसीई के रूलर हैं। फिर दूसरे रूलर हैं समुद्रगुप्त, इनका नाम आपने सुना होगा, ये गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर है। बेसिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे समुद्रगुप्त। तो ये थे अपने 4th सेंचुरी सीई में यानी कॉमन एरा में। और तीसरे रूलर हैं 17th सेंचुरी के जहांगीर। तो इन तीनों रूलर्स के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन्ड है इस इलाहाबाद पिलर पर। अब ये प्रयाग प्रशस्ति जो है इसका मतलब है कि ऐसा इंस्क्रिप्शन, ऐसा पिलर इंस्क्रिप्शन जिसमें किसी रूलर के बारे में तारीफ करते हुए कहा गया हो। प्रशस्ति का मतलब ही यही है कि टू प्रेज समवन। अब मैं आपको बता दूं कि आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हुआ करते थे, एक पोएट हुआ करते थे इनके कोर्ट में, उनका नाम था हरिशेन। तो हरिशेन ने समुद्रगुप्त की तारीफ करते हुए इस इलाहाबाद पिलर पर यह प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, वो लिखवाया था। ये इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखवाया था संस्कृत लैंग्वेज में, इसकी भाषा थी संस्कृत। और इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त की तारीफ की है कि वो एक ग्रेट वॉरियर है, वो एक जबरदस्त योद्धा है और उन्होंने कई सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए हैं और मैक्सिमम कैंपेन्स में उन्होंने जीत हासिल की है। और यहां तक कि एक मॉडर्न एरा के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ करते थे, उनका नाम था विंसेंट स्मिथ। उन्होंने तो समुद्रगुप्त को द इंडियन नेपोलियन कहा है। एक फ्रेंच कमांडर इन चीफ थे नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि जिस तरह से नेपोलियन ने ज्यादातर अपने बैटल्स को जीता था वैसे ही समुद्रगुप्त भी ज्यादातर बैटल्स को जीत चुके थे। और यही तारीफ हरिशेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति में की है। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। बाकी आप जो रूलर्स यहाँ पे देख रहे हैं, अशोका द ग्रेट के बारे में आप जानते हैं कि ये मौर्यन एम्पायर के 3rd रूलर थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे बिंदुसार के बेटे अशोक। हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया के 7th सेंचुरी में काफी फेमस रूलर हुआ करते थे। इनका जो रूल था वो नॉर्थ इंडिया से नर्मदा रिवर तक था। तो ये वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, और बिंदुसार बेसिकली अशोका द ग्रेट के फादर ही थे। तो याद रखिएगा आंसर है समुद्रगुप्त। तो देखिए अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है कि द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए जब भी आप किसी मूवमेंट को पढ़ते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात कि वो मूवमेंट शुरू कब हुआ, दूसरी बात कि उस मूवमेंट के शुरू होने की जगह क्या है, वो मूवमेंट शुरू कहाँ हुआ था, साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस मूवमेंट को शुरू किसने किया है और उस मूवमेंट को शुरू करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका पर्पस क्या था। तो देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है 1925 में तमिलनाडु में शुरू हुआ था और इस मूवमेंट को शुरू किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने।
इस मूवमेंट को शुरू करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि तमिलनाडु में जो नॉन ब्राह्मण्स थे वो हजारों सालों से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, और इसकी वजह से नायकर को ऐसा लगता था कि वो लोग अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके हैं, सेल्फ प्राइड खो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन और ब्राह्मणिकल कल्चर को जिम्मेदार ठहराया। उनके हिसाब से ये जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इनका एक्सप्लॉइटेशन किया है और इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को मार दिया है। तो ईवी रामास्वामी नायकर को लगा कि अगर मैं इस तरह का कोई मूवमेंट शुरू करूं तो शायद नॉन ब्राह्मण्स के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है वो वापस से जिंदा हो सके। तो इन्होंने उन सारे नॉन ब्राह्मण्स को एक तरीके से रियलाइज करवाया कि आप लोग एक महान सभ्यता को बिलोंग करते हो, द्रविडियन सभ्यता को, और ब्राह्मण्स आपसे कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं है, तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखें। इस तरह से इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया, और इस मूवमेंट को शुरू करने के दौरान इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसका नाम था कुडी अरासू। कुडी अरासू ये जो न्यूज़पेपर है ये तमिल लैंग्वेज में पब्लिश होता था। तो इस तरह से आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर। तो देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो बेसिकली एंशिएंट सिटी तक्षशिला जो कि कई सारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में मेंशन्ड है, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किसने किया? तो मैं आप सभी को बता दूं कि तक्षशिला हमारी एंशिएंट टाइम में तो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी हायर एजुकेशन के लिए। जैसे बिहार में नालंदा हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वैसे ही आज के पाकिस्तान में यानी उस वक्त के इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पाकिस्तान की कैपिटल आप सभी को मालूम है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के थोड़ा सा ही नॉर्थ में तक्षशिला की लोकेशन है। मैं आपको यहाँ एक मैप के थ्रू यहीं पर बना के दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारा लद्दाख है, यहाँ पे हमारा JNK है। तो पाकिस्तान में यहाँ पर इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के थोड़ा ही नॉर्थ में हमारा तक्षशिला है। तो ये बेसिकली एंशिएंट टाइम में एक एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था हायर एजुकेशन के लिए। अब इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किसने किया है? तो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। देखिए दयाराम साहनी का नाम आप सबने सुना होगा कि इन्होंने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट हड़प्पा को डिस्कवर किया था, एंड हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इस सिविलाइजेशन को कहते हैं। तो दयाराम साहनी तो हड़प्पा की खोज के लिए जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं जॉन मार्शल की, तो 1902 से लेकर 1928 तक ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, और इन्हीं की डायरेक्टर जनरलशिप में हमारे RD बनर्जी ने मोहनजोदारो, जो कि एक प्रोमिनेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसको 1922 में खोजा था। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में RD बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया है जॉन मार्शल जी के लीडरशिप में। फिर बात आती है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए ये 1870s में 1880s में हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर हुआ करते थे उस जमाने में, और इन्होंने कई सारी साइट्स को एक्सकेवेट किया और कई सारी साइट्स को आइडेंटिफाई करने से ये जुड़े रहे। तो इसमें कौशाम्बी एक साइट है जो कि हमारे इलाहाबाद के थोड़ा सा साउथ वेस्ट में है, 56 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट में। उसके अलावा आप लोगों ने वाराणसी के पास सारनाथ का स्तूप, वो आपने सुना होगा, तो सारनाथ के स्तूप के आसपास इन्होंने एक्सकेवेशन की है। उसके अलावा सांची का स्तूप, भोपाल के थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में सांची का स्तूप है, वहां भी इन्होंने एक्सकेवेशन के काम को लीड किया है। और साथ ही साथ तक्षशिला की लोकेशन को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, यहां पर भी एक्सकेवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो बेसिकली आंसर वुड बी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कौशाम्बी, सारनाथ, सांची और तक्षशिला, इनके एक्सकेवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो देखिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हु अमंग दी फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन आचार्य। 4 नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी खेमा, सी हरिभद्र, डी सिद्धसेन दिवाकरा। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आपको उस नाम को आइडेंटिफाई करना है जो कि जैन नहीं है। तो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। सिद्धसेन दिवाकरा ये बेसिकली 5th सेंचुरी के एक जैन मॉन्क हुआ करते थे, और इन्होंने जैन फिलॉसफी को लेकर काफी कुछ लिखा है। तो
ये तो जैन मॉन्क हैं, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखिए, हरिभद्र। हरिभद्र भी 5th सेंचुरी के ही एक जैन भिक्षु थे, एक जैन मॉन्क थे। और जैन रिलीजन में भी ना दो सेक्ट्स हैं, दो ब्रांचेस हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो हमारे हरिभद्र जो हैं वो एक श्वेतांबर जैन हुआ करते थे और इन्होंने भी जैन फिलॉसफी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। वहीं अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। एक बार की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का रूल चल रहा था मगध पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के टाइम पे एक जबरदस्त फेमिन, एक जबरदस्त अकाल की सिचुएशन आई मगध में। तो उस वक्त भद्रबाहु जो कि एक जैन आचार्य थे, ये अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ साउथ की तरफ आ गए और एक दूसरे जैन आचार्य थे स्थूलभद्र, वो मगध में ही रहे। तो भद्रबाहु जब साउथ में आ गए तो इन्होंने अपने आप को दिगंबर सेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, जबकि स्थूलभद्र और उनके फॉलोअर्स जो थे वो श्वेतांबर सेक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो भद्रबाहु अनडिवाइडेड जैन रिलीजन के एक तरीके से आचार्य कहे जाते हैं और दिगंबर सेक्ट के काफी प्रोमिनेंट जैन लीडर कहे जाते हैं। तो देखिए ये भी जैन हैं, ये भी जैन, हरिभद्र भी जैन, सिद्धसेन दिवाकर भी जैन। खेमा की अगर मैं बात करूं तो खेमा एक बुद्धिस्ट भिक्खुनी थी। बेसिकली जो मेल मॉन्क होते हैं उनको बोलते हैं भिक्षु, जो फीमेल नन होती है उन्हें हम बोलते हैं भिक्खुनी। तो बुद्धिस्ट भिक्खुनी थी और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा की जो शुरुआती 2 फीमेल डिसाइपल्स थी, शिष्या थी, उनमें से पहली थी खेमा और दूसरी थी उपलावन्ना। सो खेमा वॉज दी बुद्धिस्ट भिक्खुनी। तो भाई इनमें से कौन जैन नहीं है? खेमा। तो खेमा विल बी राइट आंसर। सो देखिए ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वॉज इन, ऑप्शन ए चंपारण, खेड़ा 1918, सी इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, डी रॉलेट सत्याग्रह। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली गांधी जी की जो फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस है उसके बारे में पूछा गया कि वो कहां थी। तो आप सबको मालूम है कि गांधी जी 9th ऑफ जैन 1915 को इंडिया लौटे थे साउथ अफ्रीका से, और इसी दिन को आज के टाइम में हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए जब 9th जैन 1915 को गांधी जी लौटे थे तो वो अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं और उसके बाद उनसे सलाह मशवरा करके ये हिंदुस्तान के रेल टूर पर निकल जाते हैं। और इस दौरान जो भी आप यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं इन सारे इवेंट्स में ये प्रेजेंट थे, पर पहली पब्लिक अपीयरेंस कहां पर थी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो 4th ऑफ फेब 1916 को गांधी जी को हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया था स्पीच देने के लिए, एक गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया और ये वहां पे गए। इन्होंने एक ज़बरदस्त स्पीच दी और उस स्पीच के दौरान दरभंगा के महाराजा राजा रामेश्वर सिंह वो अध्यक्ष के तौर पे, एक चेयरमैन के तौर पे बैठे हुए थे। तो वहां पर इन्होंने ब्रिटिशर्स की, एलीट क्लास की और राजा महाराजाओं को उनकी जो आउटफिट्स थे उनकी वजह से काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी। तो पहला जो पब्लिक अपीयरेंस था गांधी जी का वो इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन इवेंट में था। हालांकि आप सभी को मालूम है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, ये INC के एस्टेब्लिशमेंट में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके अलावा दूसरे हैं अपने सर सुंदरलाल, ये BHU के फर्स्ट वाइस चांसलर भी बने, और उसके साथ एनी बेसेंट जो कि होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, सर सुंदरलाल, एनी बेसेंट, इन्होंने हमारी BHU को एस्टैब्लिश किया। और इनमें 2 लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल और रहा है, जैसे दरभंगा, बिहार में दरभंगा एक जगह है, वहां के महाराजा रामेश्वर सिंह, जिन्होंने डोनेशन दिया इस BHU को बनाने के लिए, और साथ ही साथ बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह, इन्होंने जमीन दी, लैंड दिया BHU को बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इन 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर सकते हैं BHU को स्टैब्लिश करने में। बाकी आप सभी जानते हैं कि चंपारण में गांधी जी का रोल काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे इन्होंने किसानों की एक दिक्कत थी,
इंडिगो का कंपल्शन, उसको इन्होंने दूर किया। जबकि खेड़ा में 1918 में, अहमदाबाद के साउथ ईस्ट में खेड़ा है, वहां पे किसानों को दिक्कत हो गई थी उनके फेमिन की वजह से, और टैक्सेशन का एक मुद्दा था, तो उसको लेके इन्होंने यहाँ पे मैटर को रिजॉल्व किया। और साथ ही साथ अपना रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को हिंदुस्तान में एक सत्याग्रह चलाया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। तो फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस, ऑप्शन सी, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ जो भी आपके नोन लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या वो इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने में, तो उनके साथ शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।